जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आज हम भूगोल की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा विषय है ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनोज। तो आपने ज्वालामुखी के बारे में अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ विशेष है जिसमें आपको ज्वालामुखी के सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास रखिए कि आपको इससे लाभ ही होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। कि ज्वालामुखी है उससे हमको हानि तो नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोक सपाट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ज्वालामुखी ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। उसके कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक छिद्र बना होगा और उस छिद्र के माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प का निर्गमन अर्थात बाहर निकलना, अगर इस प्रकार की कहीं प्रक्रिया हो रही है तो उसको हम ज्वालामुखी बोलेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा से निकलने से लेकर धरातल तक या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडा होने की प्रक्रिया शामिल होती है। उसका कहने का मतलब है कि मैग्मा का बाहर निकलना यानी कि लावा बन जाना और मैग्मा का आंतरिक भागों में जम जाना, जिसमें कई रूप हमने अभी पढ़ाए थे आपको, बैथोलिथ, फैकोलिथ इत्यादि, सिल्डाइट वगैरह वगैरह। तो इन सारे प्रक्रियाओं को हम ज्वालामुखी में शामिल करते हैं। आगे देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ज्वालामुखी बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि इसमें दो प्लेट हैं। एक प्लेट ये ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशियनिक प्लेट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और कॉन्टिनेंटल प्लेट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और यहाँ ओशियनिक प्लेट में इस क्षेत्र में जल भी भरा हुआ है। ये जब ये आपस में टकराएंगी, इस क्षेत्र में यहाँ टकराती हैं, तो टकराने के बाद जो प्लेट भारी होगी और जिसकी गति अधिक होगी, इसमें दो तीन कंडीशन होती हैं। अगर जो कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट होंगी तो उनमें से कौन नीचे जाएगी? वही प्लेट नीचे जाएगी जिसका घनत्व तो अधिक होगा। लेकिन वो कॉन्टिनेंटल है तो घनत्व तो समान होगा, तो ऐसी स्थिति में जिसका वेग अधिक होगा वो नीचे जाएगी। एक ऐसी स्थिति बनती है कि दो प्लेटें, एक ओशियनिक होगी एक कॉन्टिनेंटल होगी, जो आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में जिसका घनत्व अधिक होगा, जो ओशियनिक प्लेट है उसमें जल भरा हुआ है, स्थल भी है, तो उसका घनत्व अर्थात उसका भार अधिक है, इस कारण से वो प्लेट नीचे जाएगी। एक स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों ओशियनिक हो सकती हैं, तो उस स्थिति में दोनों का घनत्व तो समान होगा, लेकिन कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? जिसका वेग अधिक होगा। तो यहाँ एक ऐसी स्थिति हमने बनाई है कि एक ओशियनिक प्लेट है और दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सी प्लेट नीचे की ओर जाएगी? तो स्वाभाविक है कि जिसका घनत्व अधिक होगा अर्थात ओशियनिक प्लेट का घनत्व अधिक है, इस कारण से ये प्लेट नीचे की ओर गमन करेगी, यात्रा करेगी। नीचे जैसे ही ये लगभग 100 किलोमीटर के पास जाती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ एक प्लाज्मा स्टेट में एक अवस्था है इधर, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ से सतह से लगभग ये 100 किलोमीटर नीचे, जब ये प्लेट 100 किलोमीटर नीचे क्षेपित होती है तो यहाँ वो मेल्ट करने लगती है अर्थात पिघलने लगती है। ये देखिए ये पिघल रही है। पिघलने के बाद इसी के सारे कुछ ये जो जल है इसी के सारे इस प्लेट के सारे नीचे प्रवेश कर जाता है। स्वाभाविक है कि जब ये मेल्ट करेगी तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा, और जब टेम्परेचर अधिक है, मेल्ट पदार्थ है, उसमें अगर जल मिलेगा तो जल मिलने से इस क्षेत्र में वाष्प
बनने लगेगी, गैस बनने लगेगी। ठीक, जब गैस बनेगी तो वो गैस निकलने का प्रयास करेगी, तो वो हमेशा ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करेगी। ठीक, जैसे ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करेगी तो इस सतह पर यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट पर ये धक्का मारेगी। जैसी धक्का मारेगी तो उससे पृथ्वी में कंपन होते हैं, उसी कंपन को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। अब ये वो गैस किसी न किसी जगह से निकलने का प्रयास करेगी। यहाँ से भी उसने फोर्स डाला, यहाँ से भी फोर्स डाला और यहाँ से भी डाला, तो इसमें जहाँ कमजोर सतह मिलेगी उसको, तो उसको वो फोड़कर बाहर आ जाएगी। देखिए दो जगह कमजोर सतह यहाँ मिल गई हैं, तो ये फोड़कर यहाँ से बाहर आ गई है, ये बाहर आ गई। ये बाहर आना और अचानक से ब्लास्ट होना, विस्फोट होना, इसी को हम वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं, जो ये घटना यहाँ घटित हुई है। तो आशा करता हूँ कि आपने वोल्केनो को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि वोल्केनो का ओरिजिन कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम। देखिए एक यहाँ पिक्चर इंसर्ट की गई है, सेम प्रोसेस इसमें दिखाया गया है कि ये लिथोस्फीयर है, नीचे एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर में यहाँ मेल्ट कर रही है, यहाँ चट्टान मेल्ट कर रही है, और ये चट्टान मेल्ट की हुई चट्टान गैस बनी, इसके सहारे पानी आया था यहाँ, तो गैस बन गई। गैस बनने के बाद ये ऊपर की ओर यात्रा करना प्रारंभ की और ये यहाँ वोल्केनो का रूप ले लिया। तो आप देखिए ये लिथोस्फीयर है और ये लिथोस्फीयर है, एक यहाँ से आ रही, एक यहाँ से आ रही, एक नीचे की ओर जा रही। स्वाभाविक है कि इसमें ओशियनिक प्लेट का घनत्व अधिक होगा, इस कारण से वो नीचे की ओर जा रही। मैंने एस्थेनोस्फीयर का जिक्र किया था, तो ये एस्थेनोस्फीयर है, लगभग सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे इसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझा अभी। अब देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया दो रूप में होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहली जो धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जिससे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक स्वरूप की अनंत स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो कुछ इसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ और सिल और डाइक। बैथोलिथ को मैंने बताया था कि एक बड़ा ऐसा मैग्मा चैम्बर होता है, ये इस आकृति में होता है ऐसे ऐसे, उसको बैथोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ कैसा होता है, ये ऐसे लहरनुमा होता है, ऐसे अगर पृथ्वी के अंदर ऐसे चट्टानों में जम जाएगा तो फैकोलिथ हो जाएगा। लोपोलिथ की आकृति ऐसे होती है, ये लोपोलिथ हो जाएगा। सिल एक सिल की तरह होता है, इस प्रकार बन जाएगा। डाइक कैसा होता है, डाइक एकदम खड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी स्थलाकृतियां बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक। दूसरा क्या है, दूसरे में धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इनमें प्रमुख हैं। देखिए कौन कौन सी वो क्रियाएं प्रमुख हैं। जैसे पहली क्रिया का नाम ही दे दिया उन्होंने, ज्वालामुखी। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हम समझाएंगे अभी। धरातली प्रवाह, गर्म जल के सोते, गीजर और धुआंरे, ये बाहरी सतह पर देखने को मिलते हैं। तो इनका जिक्र हम जब इनकी स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे तो आगे हम इनका विथ पिक्चर हम समझ लेंगे कि ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यथा, यहाँ देखिए, पहला गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आती हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती हैं। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि
जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प आती है और उसमें जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है। लगभग 60 से 90% के बीच में जलवाष्प सबसे पहले निकलती है और उसमें कुछ प्रमुख गैसें हैं जैसे CO, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। तो ये हो गया हमारा गैस तथा जलवाष्प। दूसरा फैक्टर है हमारा विखंडित पदार्थ। तो विखंडित पदार्थ क्या होते हैं? दूसरा पॉइंट है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल, राख के घनीभवन से बनी चट्टानी टुकड़े, जिसको हम चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम टफ कहते हैं, भूगोल की भाषा में उनको टफ कहते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जो होते हैं उनको लेपली कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे टफ बताया हमने, घनीभवन से बने एक चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम टफ कहते हैं। मटर के आकृति के जो उसमें पदार्थ निकलते हैं उसको लेपली कहते हैं। कुछ इंच से कई फीट तक वाले व्यास से बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े को बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, बॉम्ब कहते हैं। कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े को ब्रेसिया, यहाँ बेसिया लिखा है, ये ब्रेसिया है, ये रा लगा लीजिएगा। तो ये ब्रेसिया आदि धरातल से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ हमें 3 टर्मिनोलॉजी मिली, टफ, लेपली, बॉम्ब और ब्रेसिया। लेपली क्या बताया है कि मटर के दाने कितने आकृति होगी, जो घनीभवन से बने चट्टानी टुकड़े होंगे उनको टफ कहेंगे, जो बॉम्ब होंगे वो बड़े व्यास वाले होंगे, कई फीट तक होते हैं, उनको बॉम्ब कहते हैं, और उससे भी बड़े अपेक्षाकृत जो टुकड़े होते हैं उनको हम ब्रेसिया कहते हैं। ये सब धरातल पर आकर मिलते हैं। तीसरा है हमारा लावा। तो अब लावा को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब ये भूगर्भ में अंदर होता है मेल्ट पदार्थ, गलित पदार्थ, तो उसको हम मैग्मा की संज्ञा देते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, जो गलित पदार्थ होगा अगर धरातल के आंतरिक भाग पर होगा तो उसको मैग्मा कहेंगे। जैसे ही वो सतह पर आकर फैल जाएगा उसको हम लावा की संज्ञा दे सकते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान की उपमा धारण करता है। मैंने चट्टान के वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले 3 चट्टानों में अग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान में से सबसे पहले अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसीलिए इनको प्राइमरी अर्थात प्राथमिक चट्टान की उपमा देते हैं। तो वो जो मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में धरातल पर ठंडा हुआ है उसी से हमारी अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। सिलिका के आधार पर, ये फिर नया पॉइंट है, सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है। मैंने बताया आप इस वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में देखते जाइए, आपको सारे डाउट लावा, मैग्मा, जितने भी इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी हैं, हम किसी टर्मिनोलॉजी को स्लाइड में नहीं छोड़ा है और इसको विद पिक्चर में समझाने का प्रयास करूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार देखते हैं एसिड लावा। एसिड लावा क्या होता है? यह अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। याद रखिएगा, अगर एसिडिक लावा पूछा जाए तो उसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी। अतः यह धरातल पर दूर न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है, जैसे स्ट्रम्बोली इटली में है और पाइडिरोम फ्रांस में। ये क्रेटर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है क्रेटर। तो जो क्रेटर होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, यहाँ से पदार्थ निकल रहा है, ठीक, यहाँ से पदार्थ निकल रहा है ये। तो ये गड्ढेनुमा आकृति है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। उसका जो मुख होता है ज्वालामुखी का
उसी को हम क्रेटर की संज्ञा देते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं बेसिक लावा क्या होता है। उसमें सिलिका की मात्रा अधिक थी, गाढ़ा था, चिपचिपा था और क्रेटर के आसपास ही फैलता था। उसका उदाहरण एक स्ट्रम्बोली का, इटली का स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी और फ्रांस का पाइडी डोम ज्वालामुखी। ये जस्ट उसके अपोजिट होगा, ये वो गाढ़ा था, ये हल्का होता है। ये पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला होता है, स्वाभाविक है, हल्का पतला होगा तो धरातल पर फैल जाएगा। अब फैल क्यों जाता है? क्योंकि ये सिलिका इसमें कम मात्रा में होती है, अतः इसे चपटा या सील्ड शंकु का निर्माण होता है। सील्ड शंकु का तात्पर्य है कि ये धरातल पर फैलता है इस प्रकार, तो इस प्रकार एक सील्ड का निर्माण कर देता है। जैसे यहाँ ये मुख है, यहाँ से तो ये चारों तरफ फैलता है, तो एक सील्ड का निर्माण कर देता है। और कुछ जो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ मैं ना समझा पाऊँ या आप समझ ना पाएँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को आप गूगल करके जरूर देखिएगा कि चपटा या सील्ड शंकु क्या होता है। तो जब आप पिक्चर को देखेंगे तो आप उसको भली भांति समझ पाएंगे कि अच्छा इस विषय पर बात हो रही थी। और वहीं वीडियो पॉज करके जाइएगा तो सीधे चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी, नहीं सब खिचड़ी बन जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सील्ड शंकु का निर्माण होता है। जैसे मोनोलोआ शंकु, हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी है मोनोलोआ ज्वालामुखी, तो उसी का शंकु एक कम सिलिका युक्त चपटा सील्ड शंकु है। तब है कि वर्तमान समय में मैग्मा लावा तथा अग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया गया है। देखिए खनिज संगठन के आधार पर कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला प्रकार है फेल्सिक। इसमें सिलिका प्रधान खनिज क्वार्टज और फेल्सपार की अधिकता होती है, रंग में हल्के होते हैं। जो फेल्सिक होता है वो कैसा, इसमें सिलिका ज्यादा होती है और क्वार्टज और फेल्सपार की अधिकता होने के कारण इसका रंग हल्का होता है, उसको हम फेल्सिक बोलते हैं। मैफिक क्या होता है? दूसरा पॉइंट है मैफिक। इस समूह में खनिज में मैग्नीशियम, मैफिक से याद रखिएगा मैग्नीशियम, मामा याद रहेगा। लौह तत्व की प्रधानता होती है, मैग्नीशियम और लौह तत्व की प्रधानता होती है। सिलिका अपेक्षाकृत न्यूनता होती है। जो रंग गहरे होते हैं जैसे पैरोक्सिन्स और एम्फीबोल्स और ऑल्विन, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। ऑल्विन, एम्फीबोल्स और पैरोक्सिन्स ये किसके हैं? मैफिक के हैं। ये लावा के ही प्रकार हैं, फेल्सिक लावा, मैफिक लावा। आगे देखते हैं अल्ट्रामैफिक। अल्ट्रामैफिक क्या होता है? अल्ट्रामैफिक तीसरा पॉइंट है अल्ट्रामैफिक। फेल्सिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को अल्ट्रामैफिक कहा जाता है। जो फेल्सिक के भी गुण रखता हो और मैफिक के भी गुण रखता हो, लेकिन दोनों के गुण रखने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि अल्ट्रामैफिक की सिचुएशन बन जाए, तो ऐसे लावा को हम अल्ट्रामैफिक लावा कहते हैं। इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि फेल्सिक, अल्ट्रामैफिक एवं मैफिक के अंतर्गत क्रमशः ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो अंतर्जात लावा के और रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट क्रमशः बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं। अब यहाँ समझने लायक है कि जो फेल्सिक होता है, और फेल्सिक जब धरातल के अंदर जमता है तो वो ग्रेनाइट एक फेल्सिक का उदाहरण है। ठीक, जब कहाँ जमेगा? धरातल के अंदर। जब अल्ट्रामैफिक जमेगा धरातल के अंदर तो वो होगा डायोराइट। डायोराइट जो जमता है वो अल्ट्रामैफिक होता है, धरातल के अंदर जमता है। गैब्रो जो होता है वो मैफिक होता है, वो धरातल के अंदर जमता है। ठीक उसी प्रकार जब धरातल के बाहर, ये मैग्मा था, अब ये लावा जब बाहर आ जाता है फेल्सिक लावा होता है,
तो फेल्सिक लावा का एक उदाहरण है रायोलाइट, और जो अल्ट्रामैफिक का एक उदाहरण है एंडेसाइट, और एक मैफिक का जो उदाहरण है वो बेसाल्ट। जो बेसाल्ट होता है वो एक मैफिक लावा है जो धरातल के बाहर देखने को मिलता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी मैफिक, अल्ट्रामैफिक और फेल्सिक, ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं और इसको आपने भली भांति समझा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी के अंग। अभी तक हमने मोटा मोटा समझा कि ज्वालामुखी क्या था, उसकी कुछ क्रियाएं समझी हमने, लावा और मैग्मा और लावा के बारे में हमने जानकारी हासिल की, तो ये सब चीजें समझे हम। अब देखते हैं ज्वालामुखी के अंग। लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगता है तो ज्वालामुखी शंकु, यहाँ शंख लिखा है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? अभी हम चित्र के माध्यम से ये समझाएंगे कि ज्वालामुखी शंकु क्या होते हैं। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक, पहले क्या बना? ज्वालामुखी शंकु बना। जब शंकु बहुत बड़ा हो जाता है, पर्वत का रूप धारण कर लेता है, तो उसको हम वोल्केनिक माउंटेन की संज्ञा देते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, जिसको हम वोल्केनिक वेंट के नाम से जानते हैं। स्वाभाविक है, अगर कोई पर्वत यहाँ, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का पर्वत बना, अब बीच से छेद होगा, अगर वो पर्वत बन रहा है, इसका मतलब वो एक्टिव ज्वालामुखी है, तो स्वाभाविक है कि उसमें कोई ना कोई एक छिद्र होगा जिसके माध्यम से लावा, मैग्मा बाहर निकलता है और लावा का रूप धारण कर लेता है। उसी वेंट के माध्यम से, उस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। इस छिद्र का धरातल से नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। ठीक है, एक नली के माध्यम से कनेक्टिविटी होती है इसकी। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली, वोल्केनिक पाइप कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख, वोल्केनिक क्रेटर शब्द आया ना, उसे वोल्केनिक क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। अब देखिए कितनी शब्दावली मिली। नली, जो पाइप होती है ऊपरी सतह से लगाकर, धरातल की ऊपरी सतह से लगाकर जहां मैग्मा चैम्बर है वहां तक कनेक्टिविटी होती है, उसको हम पाइप कहते हैं। ज्वालामुखी मुख, जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलता है और फैल जाता है, उसको हम ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, वोल्केनिक क्रेटर कहते हैं। जब वोल्केनिक क्रेटर का विस्तार बड़ा हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। तो ये सब शब्द आपने भली भांति समझे होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमने अभी बताया है, अब वो इस पिक्चर में है। देखिए सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बेस रॉक है, ये वाला, ये बेस रॉक है यहां से। ठीक, इसके नीचे ये जो भाग है, यहाँ मैग्मा मेल्ट हुआ है, यहाँ रॉक मेल्ट स्टेज में है, और इसी को हमने मैग्मा चैम्बर का नाम दिया है कि मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा बाहर निकलता है इस पाइप के माध्यम से, तो इसी को हमने कहा था कि ये एक वेंट है, सॉरी वेंट नहीं है, ये एक पाइप है जिसको उन्होंने ब्रांच पाइप का नाम दिया था। ठीक है, जिसके सारे लावा निकल रहा है ये। और यहाँ जो मुख के पास होता है, मुख होता है, वहां जो पाइप होती है उसको हम वेंट की संज्ञा देते हैं। कुछ कभी कभी ये एक पाइप ना होकर कई पाइपों में इसे वृक्षाकार हो जाता है, तो उसको साइड वेंट कह देते हैं, जो साइड से हो जाती है। देखिए ये अंदर जम गया है ये, तो इसको स्टिल कह दिया, इसको कहीं से कनेक्टिविटी है ही नहीं।
और जो इसके बाद यहाँ से फैलता है ये चारों तरफ इस साइड को, तो वो लावा फ्लो है, लावा का प्रवाह है, ठीक है। और ये थ्रॉट मतलब उसका गला, ये ज्वालामुखी का गला है तो उसको थ्रॉट कह दिया। और ये जो ऊपरी भाग में ये गुंबदाकार है, ये उसको उन्होंने क्रेटर की संज्ञा दी है। और इसके बाद ये जो यहाँ जमा हो जा रहा है, ये लेयर ऑफ लावा एंड एस, राख और लावा है ये। और इसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो वोल्केनिक एश क्लाउड इस प्रकार की आकृति में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही मतलब प्रदूषित होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इंडोनेशिया में इस प्रकार के क्लाउड्स अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि जापान और इंडोनेशिया में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंपी और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी थी, आप चित्र के माध्यम से समझे होंगे कि ज्वालामुखी के विभिन्न अंग क्या क्या हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो सक्रियता के आधार पर जस्ट वेट, लाइट चली गई। कंटिन्यू, हमने मोबाइल की लाइट जलाई है। सक्रियता के आधार पर अब ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गारों के बीच अवकाश के आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यथा अवकाश का मतलब है कि जो बीच में इंटरवल हो जाता है उसकी सक्रियता में, और जो बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं और उनमें बीच में इंटरवल हो जाता है, कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर, उनके इंटरवल के आधार पर इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो निम्न वर्ग कौन से हैं? पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए शब्द ही है उसमें लिखा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव, मतलब ऑलवेज, धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टानखंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 500 से अधिक है। आप समझ सकते हैं विश्व में लगभग 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव हैं या पाए जाते हैं। ठीक, तो सक्रिय ज्वालामुखी की कुछ तस्वीरें हमारे पास होंगी जो आपके सामने, ये देखिए ऐसे होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, कितने खतरनाक। ये उसका क्लाउड है, इसमें जलवाष्प, गैसें, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैसें होंगी। ये लावा है, फैला हुआ है, ये पूरा पर्वत का निर्माण कर रहा था। ये देखिए पूरा पर्वत बन जाएगा तो इसी को ज्वालामुखी पर्वत कह देंगे। ये काल्डेरा हो जाएगा उसका ऊपरी वाला भाग, ये उसका पाइप हो गया, वगैरह वगैरह अभी हमने आपने समझा। तो सक्रिय ज्वालामुखी कुछ उदाहरण हैं विश्व में, तो उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला देखिए, हवाई द्वीप का एक किलायू ज्वालामुखी, पापुआ न्यू गिनी का लांगिला बागाना, इंडोनेशिया का समेरू, और तान्या द्वीप वनुवातु का याशुर जो 800 वर्ष से सक्रिय है। देखिए कितने वर्षों से, 800 वर्षों से सक्रिय है। सिसिली द्वीप का माउंट इटना, लिपारी द्वीप का स्ट्रम्बोली, इक्वाडोर का कोटापैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, हवाई द्वीप का मेनोलोआ। ये जो हैं उदाहरण, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है ओजल डेल सलाडो, और अंटार्कटिका पर रास द्वीप पर स्थित है माउंट इरेबस। तो ये हमारे कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम जितना स्टार लगे हुए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में, जैसे पीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ वगैरह वगैरह, तो इनमें सब पूछा जाता है। थैंक यू, लाइट आ गई।
तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्लाइड नहीं किसे करें। दूसरा है प्रसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी अर्थात प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निकट या अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन जिसमें कभी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वाला की संज्ञा उनको दी जाती है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो कभी एक्टिव हुए थे, लेकिन लंबे समय बाद उनमें किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई, अर्थात कोई पदार्थ नहीं निकला हुआ, न कोई विस्फोट हुआ, लेकिन वो सुप्त अवस्था में, उसमें यह भी आशंका की जाती है कि अभी इनमें ब्लास्ट हो सकता है, अर्थात उनको मृत घोषित नहीं किया गया है जियोलॉजिस्ट के द्वारा। इस कारण से वो बहुत ही भयावह और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं अगर उनमें ब्लास्ट हो जाए। अब वो कैसे? मान लीजिए किसी क्षेत्र में प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वो पहले लंबे समय तक एक्टिव था, उसके बाद उससे मैग्मा निकलना बंद हो गया, यानी कि लोगों को लगा कि अब इसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी, तो लोग वहां जाकर बसने लगे, जो भी कृषि संबंधित कार्य हैं वो करने लगे। लोग जानवर को ले जाकर, भेड़ बकरियों को ले जाकर वहां उनको चराने को ले जाने लगे, लेकिन उसी दौरान उसमें अचानक ब्लास्ट हो जाता है, तो उसमें जान माल की हानि देखने को मिलती है। तो ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति के ज्वालामुखी होते हैं। जैसे इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ। इसमें देखिए अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि अभी इसका ब्लास्ट हुआ था कुछ साल पहले। अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, जिसको हम नारकोंडम द्वीप या नारकोंडम ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है और सबसे खतरनाक। देखिए प्रसुप्त की कुछ इस प्रकार की ये तस्वीर आप सामने देख पा रहे होंगे। अभी लग रहा है कि ये शांत है, लेकिन इसमें हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, लेकिन शांत अवस्था में होने के बाद भी इस प्रकार का चित्र देखने को मिल रहा। ये जो गड्ढानुमा आकृति है, ये जो गड्ढानुमा आकृति बन रही है, इसी को हमने काल्डेरा कहा है। और जब इस बीच का ये जो पार्ट, ये वाला ये क्रेटर होता है, जब कभी इस क्रेटर में पानी भर जाता है और वो झील का निर्माण कर लेता है, तो उसको हम क्रेटर झील कहते हैं। तो ये आपको एक शब्द और मिल गया हमारी तरफ से, क्रेटर झील, जो इसमें इस स्लाइड में लिखा नहीं गया है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर में है शांत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ हो, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना न हो, जैसे इसको पहले समझ लेते हैं। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनका कभी उद्गार हुआ हो, लेकिन अब जियोलॉजिस्ट के द्वारा ये घोषित कर दिया गया हो कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, जिस कारण से यहाँ किसी प्रकार की ज्वालामुखी घटनाएं या भूकंप देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोबारा इनमें किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी और हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। तो यहाँ लोग बस भी सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं आसपास क्षेत्र में, और अपनी कृषि संबंधित क्रियाएं भी संपन्न कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर वो ब्लास्ट हो जाए, पहले शांत था लेकिन उसमें ब्लास्ट फिर से हो जाए, तो उसको फिर हम प्रसुप्त की श्रेणी में डाल देंगे। उदाहरण के तौर पर शांत ज्वालामुखी का एक ईरान का कोह सुल्तान, देवबंद, म्यांमार का पोपा, ये कुछ ज्वालामुखी के नाम हैं, बड़े अटपटे नाम हैं। हमारे यहाँ तो इनसे कुछ हंसी मजाक होता है, पोपा। देखिए आगे देखते हैं, तंजानिया का किलिमंजारो पर्वत है, तो ज्वालामुखी भी है, शांत ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का चिम्बराजो और एंडीज श्रेणी का एकांकागुआ, ये कुछ उदाहरण है शांत ज्वालामुखी के। तो प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इसीलिए बहुत सारे उदाहरण इसमें लिखे हैं कि कौन से ज्वालामुखी
शांत हैं, कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं, कौन से ज्वालामुखी प्रसुप्त हैं। तो आपको इनको श्रेणीबद्ध वैसे ही नोट डाउन कर लेना है जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए शांत ज्वालामुखी, मैंने इसके पहले एक तस्वीर दिखाई थी प्रसुप्त वाली। प्रसुप्त वाली में देखिए मैंने यहाँ इसमें प्रसुप्त में घास नहीं है, इसका मतलब रिसेंटली इसमें उद्गार हुआ था और फिर होने की संभावना है, तो घास नष्ट हो गई। लेकिन शांत ज्वालामुखी देखिए इसमें शांत हो चुका है, लंबे समय तक इसमें किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं हुई है, जिस कारण से ये हरा भरा दिख रहा है। तो ये काल्डेरा है और इसके बीच का भाग क्रेटर है, तो ये गुंबदाकार रूप लिए हुए है, इसीलिए यह हरा भरा है और यहाँ लोग रहते भी होंगे आसपास, अपनी सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं जो कृषि से संबंधित होती होंगी। यहाँ लोग चराने भी जाते होंगे, जानवरों को ले जाते होंगे, भेड़ बकरियों को। तो ये तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन शांत इसीलिए है कि उसके आप चित्र समझ सकते हैं कि ये शांत ज्वालामुखी है, क्योंकि वो बहुत हरा भरा दिख रहा है, घास वगैरह पेड़ पौधे वगैरह हैं। तो इसमें अब आशा नहीं है, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा घोषित कर दिया गया कि अब यहाँ दोबारा, वैज्ञानिकों द्वारा ने कहा कि अब यहाँ विस्फोट नहीं होगा, इसलिए ये शांत की श्रेणी में आएगा। अब देखते हैं उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी का उद्गार प्राय दो रूपों में होता है, वो सक्रियता के आधार पर, अब ये उद्गार के आधार पर। पहला होता है केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी देखिए कैसे होते हैं, जिनके केंद्र से उद्गार होता है। जब ज्वालामुखी, इसको स्लाइड को हम थोड़ा खिसका लेते हैं, अभी अनकंफर्टेबल रहा है हमारे लिए। हाँ अब इतना, अभी एक बार और खिसकाना पड़ेगा। हाँ, जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख वेंट से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। ये विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवाईयन तुल, स्ट्रम्बोली तुल, वोल्केनो तुल, पिलियन तुल, विशुवियस तुल। इनमें पिलियन तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक खतरनाक या विनाशकारी होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, उनमें सबसे खतरनाक जो ज्वालामुखी होता है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है, और ये विनाशात्मक प्लेट किनारों के माध्यम से केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो आगे हमारा चित्र इसमें इंसर्ट किया हुआ हमने, तो उसको अभी केंद्रीय उद्गार को हम समझा देंगे। आगे थोड़ा स्लाइड खिसका लेते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोट या भयंकर होता है, जैसे पश्चिमी द्वीप के मार्टिनिक द्वीप का पेली ज्वालामुखी और सुंडा जलडमरू मध्य का क्राकोटोवा ज्वालामुखी तथा फिलीपींस द्वीप समूह का माउंट ताल एवं माउंट ताल का भयंकर उद्भेदन। तो उद्भेदन कह रहे हैं, तो उद्भेदन होता है। तो ये जो है ये केंद्रीय उद्गार वाले हैं, केंद्रीय जिनसे एक वेंट के सारे विस्फोट होता है, उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है हमारा दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन से क्या होता है, फिशर इरप्शन इनको बोलते हैं। भूगर्भिक हलचलों से भूपर्पटी के सैलों में दरार पड़ जाती हैं। इन दरारों से लावा धरातल पर प्रवाहित होकर निकलता है, जिसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। संरचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। इस प्रकार के उद्भेदन क्रिटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे, जिससे लावा पठार का निर्माण हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि दरारी उद्भेदन से कैसे ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, विनाशात्मक प्लेट किनारा, जो वो कह रहा था कि पहले वाले में, केंद्रीय वाले में, कि उसमें खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। तो देखिए एक प्लेट की डायरेक्शन ये दिखाई गई है, एक प्लेट की डायरेक्शन ये दिखाई गई। ये जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक प्लेट किनारा है जो अभी इसमें है दरारी उद्भेदन में। तो ये क्या करेगा, इसमें किसी प्रकार का ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ दबाव नहीं पड़ रहा,
यहाँ टेंशन है, तो टेंशन के कारण यहाँ एक क्रैक पड़ जाएगा और क्रैक के माध्यम से यहाँ से मेल्ट पदार्थ आसानी से वापस ऊपर आ जाएगा और यहाँ ऐसे फैल जाएगा। जब ये फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाएगा और ये लावा पिघला होता है, काफी दूर तक चला जाता है, तो ये एक पठार का रूप ले लेता है। तो इसीलिए लावा पठार, जैसे दक्कन का पठार, जो हमारे दक्षिण भारत का पठार है, ये सब हमारे दरारी उद्भेदन के ही उदाहरण हैं। ठीक। और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता था, जो आपने ऊपर अभी समझा था उस पिक्चर में सबसे पहले, तो वो कंस्ट्रक्टिव वाला था कि उसमें इस प्रकार की स्थिति होती है। ज्वालामुखी उद्गार के अन्य प्रमुख स्थल रूप भी हैं, वो देखिए पहले। गेसर या गीजर जल स्रोत, जिनको हॉट स्प्रिंग कहते हैं, ये क्या होते हैं? गीजर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनका अवकाश के बाद गर्म जल वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर या एक्सेलसियर गीजर। ये देखिए ऐसे होते हैं, ये पानी के फव्वारे बाहर निकल रहे, गर्म होता है, तो ये पूरा पानी के फव्वारे हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से, इसका मुख ये है, यहाँ से निकल रही है। ठीक, तो ये गीजर होते हैं। देखिए ये है अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क का फेथफुल गीजर। ये यहाँ देखिए कितने सैलानी आते हैं देखने, ये पर्यटक हैं, सब देख रहे हैं। तो ये देखिए कैसे इसमें फव्वारे निकलते हैं, बहुत ही गर्म होता है, जलवाष्प निकलती है इसमें, कुछ गैसें गंधक वगैरह निकलते हैं इनसे। आगे देखते हैं, यद्यपि गीजर या गेशर गर्म जल या हॉट स्प्रिंग समान होते हैं, परंतु एक से नहीं होते हैं। गर्म जल स्रोत से वाष्प गर्म जल निरंतर निकलता रहता है, इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता। गीजर का संबंध ज्वालामुखी से होता है, जबकि गर्म जल का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होना होता है। ठीक है, जो गर्म जल का स्रोत होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग संबंधित होते हैं, और जो गीजर होते हैं, गीजर जिनको हम बोलते हैं, वो ज्वालामुखी से संबंधित होते हैं। इतना याद रखिएगा, तो इनमें छोटा सा अंतर है, बारीक सा। आगे देखते हैं हम, ये है धुआंरा। धुआंरा क्या होता है? ऐसा छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती रहती है, उन्हें धुआंरे की संज्ञा से जाना जाता है, जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसका पृथ्वी के अन्य भाग से नहीं होता, डायरेक्ट ज्वालामुखी क्रिया से होता है। वास्तव में धुआंरे ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण हैं। अगर धुआंरे की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिएगा इसका अंतकाल है, अंतिम अवस्था में चल रहा है और इसका अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता है। तो जब अंतिम लक्षण है ये धुआंरे की स्थिति, जब अगर ज्वालामुखी में पैदा हो जाए। गेसर एवं गर्म जल स्रोत की अपेक्षा धुआंरे द्वारा निःसृत वाष्प का तापमान बहुत अधिक होता है। गैस एवं वाष्प का यह तापमान 645 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आप समझिए कि कितना गर्म होता है। 100 में पानी बॉयल होने लगता है और यहाँ 645 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे नहा लो तो एकदम अमेरिकन बन जाओ। सभी धुआंरे निःसृत पदार्थ में वाष्प 98 से 99% तक होती है। अन्य गैसों में CO, HCl, H और S, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया के अलावा महत्वपूर्ण खनिज, ये है गंधक, भी पाया जाता है। ऐसे धुआंरे भी जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है, उन्हें सोप तारा की उपमा दी जाती है। समझ लीजिएगा कि जिन धुआंरों से अधिक गंधक निकलता है, तो उन धुआंरों को हम सोप तारा की संज्ञा दे देते हैं। विश्व के प्रमुख धुआंरे अलास्का की 10,000 धूम्र घाटी, वहां देख लीजिए, अलास्का गूगल करिएगा इसको, ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड का प्लेंडी की खाड़ी में व्हाइट टापू का धुआंरा प्रसिद्ध है। धुआंरे का आर्थिक उपयोग भी होता है। इनसे गंधक एवं बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। कौन सा एसिड? गंधक और
बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। गर्म वाष्प गैस को एकत्रित कर इटली तथा यूएस में बिजली भी बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। अब सोचिए कि काली खोपड़ी क्या क्या करने लगी, कहीं से भी कुछ रिसोर्स बना लेती है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप थे। आगे है हमारा काल्डेरा। तो ये देखिए, इसमें धुआरे का कुछ ये चित्र बनाए गए हैं। देखिए यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखी, तो ये धुआरे निकल रहे हैं, ये अंतिम अवस्था है ज्वालामुखी की। आगे देखते हैं हम काल्डेरा। इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव और ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है, जैसे आसो जापान का आसो नामक काल्डेरा। ये देखिए, इस काल्डेरा को आप देखिए, ये होते हैं काल्डेरा। ये अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं, जैसे लेक टोवा, सुमात्रा में एक लेक टोवा है। तो ये देखिए विस्तृत काल्डेरा है। अब इसमें पानी भर गया तो ये क्रेटर झील बन जाएगी। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों को हम काल्डेरा कहते हैं। और देखते हैं, जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है तो नए शंकु की रचना होती। इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश से घोंसलादार काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा का निर्माण होता है। तो ये हमारे ज्वालामुखी से बने स्थल रूप थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। आज हमने बहुत ही सामान्य भाषा में ऐसे कोई शब्द नहीं प्रयोग किए हैं जो समझ से परे हों। अब अभी थोड़ा ये पिक्चर हमको दिख गई, तो इसमें भी थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं, जब इतना समय गया ही इस टॉपिक में। ये हमारा विश्व का मैप है, और जो ये रेड पार्ट दिखाए गए हैं, ये सब ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। तो ये यहाँ प्लेट मार्जिन है, यहाँ तो यह तो प्लेट यहाँ ज्वाइंट हो रही है या इस क्षेत्र से बाहर जा रही है। जैसे मान लीजिए ये है मिड अटलांटिक रिज के सारे, तो इसमें क्या है कि ये प्लेट इधर को जा रही है और ये प्लेट इधर को जा रही है। तो यहाँ दरारी उद्भेदन हो रहा होगा कि लावा आता होगा और फैल जाता होगा, और ये पठार का रूप यहाँ बन जाता है। और जैसे सबसे ज्यादा देखिए डेंजरस वाले इस साइड हैं, बड़े बड़े पार्ट दिखाए गए। तो ये विनाशात्मक प्लेट किनारा है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसिफिक प्लेट है वो ऐसी जा रही है, और ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ जापान के पास में, इंडोनेशिया के पास में ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इत्यादि से ग्रसित होते हैं। कुछ ये यहाँ से हिमालय होते हुए, ये ईरान होते हुए ये इस क्षेत्र में गई है। एक ये बेल्ट गई हुई है, ये भी ज्वालामुखी बेल्ट है। और ये देखिए इस साइड भी देखिए, ये है वो 1000 दुआरे वाली घाटी अलास्का की, ये क्षेत्र में है। तो यहाँ से देखिए ऐसे ये बेल्ट आई हुई है इस प्रकार की, ये नाजका प्लेट है। ये इस प्रकार का देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत है, ये वाला एंडीज पर्वत है। तो यहाँ से प्लेट इस डायरेक्शन में आई और यहाँ से प्लेट इस डायरेक्शन में आई। तो यहाँ इनका मिलन हो रहा है, विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। इस कारण से यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। तो ये ज्वालामुखी का विश्व वितरण है। आप देख सकते हैं चित्र में, जो रेड और डार्क ग्रीन और येलो वाले जो पार्ट हैं वो सब ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमने अच्छा ही बनाने का प्रयास किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लाइक एंड शेयर। कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, तो उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू। ओके, बाय बाय।